हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल एसजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी। आज हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान। पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। अब हम इसमें जीव विज्ञान के प्रारंभिक ज्ञान को देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव विकास क्या है, फिर लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, पुनरावर्तनवाद का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, डीएनए मॉडल, मेंडल के सिद्धांत को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे मेंडल के सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, पाश्चुरीकरण और अन्य मौलिक सिद्धांतों को। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं जैव विकास से, ओके। तो अब हम देखते हैं कि जैव विकास का शाब्दिक अर्थ होता है छिपी हुई वस्तु के बारे में समय समय पर हुए परिवर्तन को जानना, ओके। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं की उत्पत्ति, उनकी पीढ़ियों में हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे वही जैव विकास होता है, मतलब, ओके। तो जैव विकास के सिद्धांत को निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है लैमार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद, तीसरा उत्परिवर्तनवाद, चौथा है पुनरावर्तन का सिद्धांत और पांचवा है ऑपेरिन का सिद्धांत, ओके। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि समाचार पन्नों में क्या है, उसके बाद हम लैमार्कवाद को देखेंगे। तो सबसे पहले हम समाचार पन्नों से देखते हैं। दिया है कि मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं लैमार्कवाद को। हम देखते हैं लैमार्कवाद को, ओके, कि लैमार्किज्म क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक में जैव विकास का सिद्धांत 1809 में दिया। लैमार्क ने जैविक विकास के सिद्धांत में 3 तथ्यों पर बल दिया। तो अब हम देखते हैं कि कौन से वे 3 तथ्य हैं। उनके बुक का नाम क्या है, फिलोसॉफी जूलॉजिक, ओके। तो पहला दिया है वातावरण का प्रभाव, दूसरा है अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग और तीसरा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ओके। तो हम देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि जीवों एवं उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिन पर वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम पड़ता है। देखो, हमारा जो मानव शरीर भी है या दूसरे जीव जंतु का शरीर है वो निरंतर बढ़ते रहता है। तो उनमें जो वातावरण का जो इम्पैक्ट है वो हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो ये वही बातों को समझाना चाह रहे हैं। और दूसरा है कि मतलब अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। सिंपल सी बातें हम अपने माइंड से ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर से हम अपने माइंड कि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, हम माइंड से जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, कि माइंड की एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे कि मैथ सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना, तो हमारे जो बुद्धि का विकास है वो 2 गुना तेज़ी से होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब उसके बाद लैमार्क, तो यही है लैमार्क। उसके बाद है लैमार्क को अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो लैमार्कवाद है को अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। लैमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के अनुसार जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं, ओके। जंतु के जो लक्षण है वह वंशागत होते हैं। जैसे कि ये देखो, हम देखते हैं, सबसे पहला उदाहरण दिया हुआ है
कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ओके, तो यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप में जिराफ की लंबी गर्दन के बारे में दिया है। लेमार्क के अनुसार जिराफ लाखों वर्षों पहले एक साधारण हिरण के समान जंतु था। उस समय वह घास का हरा भरा मैदान था। बाद में मरुस्थलीय वातावरण के बदले प्रभाव एवं अन्य वातावरणीय कारकों से वहाँ की घास की कमी हो गई, जिससे जिराफ के पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। जिराफ को क्या, पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। पेड़ों की पत्तियों तक पहुँचने के लिए अगली टांगें और गर्दन लंबी हो गई और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर वर्तमान जाति का लक्षण बन गए। ओके, तो इसमें जो है लेमार्कवाद के जिन 3 तथ्यों पर लेमार्क ने बल दिए थे, वो तीनों तथ्य यहाँ पे प्रूफ हो जाते हैं कि जिराफ को क्या है, वातावरण के प्रभाव के कारण, क्योंकि वातावरण जैसे ही बदला, वहाँ पे मरुस्थलीय वातावरण के बदलते प्रभाव के कारण क्या हुआ कि जिराफ को अपने अंगों का प्रयोग करना पड़ा, और जिन अंगों का उन्होंने प्रयोग किया वो उसकी गर्दन थी और सामने वाले जो 2 पैर थे। तो ठीक है, तो यहाँ दूसरा भी पॉइंट क्लियर हुआ। और जो तीसरा पॉइंट, ये उपार्जित लक्षणों की वंशावृत्ति, तो जिसकी वजह से पहले जो जिराफ की जो गर्दन और पैर जो है वो लंबे हो गए, तो वही अब वंशागत होकर बाकी उनके वंशज में भी जाने लगे। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे, हम आगे देखेंगे फिर उदाहरण दिए हुए दूसरा, सर्पों में पैर का न होना। ओके, तीसरा है बतख पक्षी में जलयुक्त पाद का होना, और चौथा है खरगोश व कुत्ते के कान की पेशियों का अधिक विकसित होना। ओके, फिर है आगे, अब हम आगे देखते हैं डार्विनवाद को कि डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया। तो अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जैव विकास के सिद्धांत को उनकी पुस्तक जो थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त किया, जिसे डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद भी कहा जाता है। डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद भी कहा जाता है, ये बात आप थोड़ा नोट कर लेंगे या देख लेंगे। डार्विन के सिद्धांत को निम्न मतों के द्वारा समझा जा सकता है। तो जो पहला मत है वो दिया हुआ है, मतलब देखते हैं, जीवित जीवों के बीच संघर्ष। डार्विन के मत जो थे इसमें 2 प्रकार से थे, अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतानोत्पत्ति और योग्यतम की उत्तरजीविता। तो अब हम देखते हैं कि जीवित जीवों के मध्य संघर्ष को। ओके, तो क्या है, जीवों के बीच जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए संघर्ष गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यह संघर्ष उनकी मृत्यु तक कभी आवास, भोजन व वर्चस्व के लिए चलता रहता है। इस संघर्ष में कुछ जीव हार जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ये तो हमारी नेचुरल लाइफ में होता ही है, तो ये हमारे लिए ऑब्वियसली ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है कि अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतानोत्पत्ति को, तो इसमें दिया है पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव अपने जीवन काल में कई हजार बच्चों को जन्म देते हैं। यदि ये सभी जीव जीवित रह गए तो पृथ्वी पर इन जीवों की भरमार हो जाएंगी और पृथ्वी इन जीवों से पूरी तरह भर जाएंगी। इसलिए प्राकृतिक वर्ण के अंतर्गत कुछ जीव जन्म के साथ ही विभिन्न तरीकों से मर जाते हैं। तो ये अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतानोत्पत्ति को भी समझाया है। उसके बाद फिर दिया हुआ है योग्यतम की उत्तरजीविता। ओके, तो यहाँ पे दिया है, इसके अनुसार वह जीव जो जीवन संघर्षों में जीतता है वही जीव प्रकृति के में अस्तित्व रख पाता है। यह प्राकृतिक वर्ण के द्वारा होता है और संघर्ष में सफल यह जीव अपनी अगली पीढ़ी में अपने गुणों को स्थानांतरित करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्परिवर्तनवाद को। तो हॉलैंड वैज्ञानिक ह्यूगो डिब्रीज ने 1901 में नई जीव जातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक नया उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे नव डार्विनवाद भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार नई जीव जातियों की उत्पत्ति जाति लक्षणों में क्रमिक विकास व अस्थिर भिन्नता के कारण नहीं होती, बल्कि एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है।
इसमें दिया हुआ है कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति जातीय लक्षणों में क्रमिक विकास एवं अस्थिर विभिन्नता के कारण नहीं होती, बल्कि एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। ओके, यह निम्नलिखित पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है। पहला दिया हुआ है जीन उत्परिवर्तन और दूसरा है गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन द्वारा। फिर है पुनरावर्तन का सिद्धांत। इसमें क्या दिया हुआ है, इसके अनुसार किसी जीव की भ्रूणीय अवस्था उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्था के समान होती है। ओके, फिर दिया है ऑपेरिन का आधुनिक सिद्धांत। इसके अनुसार क्या है कि जीवन की उत्पत्ति जीव रसायन के रूप में समुद्र में हुई। जीवन के उद्भव में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिकों के 1000 वर्षों की क्रिया का योगदान है। ओके, उसके बाद है द्विनाम पद्धति। तो कैरोलस लिनियस के द्वारा 1753 में द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया गया? कैरोलस लिनियस के द्वारा। फिर दूसरा दिया हुआ है कि द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव अथवा वनस्पति का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या दिया है, पहला शब्द वंश व दूसरा शब्द जाति का होता है। ओके, तो इसमें आम का वैज्ञानिक नाम दिया है मैंगोफेरा इंडिका और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम दिया है होमो सेपियंस। ओके, फिर है कोशिका सिद्धांत। तो क्या है, मैथियस जैकब स्लाइडन जो वैज्ञानिक है 1838 में, थियोडोर स्वान 1839 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसके 3 प्रमुख सिद्धांत थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके 3 प्रमुख सिद्धांत थे। पहला था सजीवों का जीवन काल कोशिका से आरंभ होता है। सजीवों का जो है जीवन काल वो एकल कोशिका से आरंभ होता है। जीवन एकल कोशिका से आरंभ होता है। सॉरी, मैंने उसको गलत तरीके से बोल दिया, काल बोल दिया। दूसरा है सजीवों का शरीर कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर के बना होता है। और तीसरा है सजीवों में ऊतकों का निर्माण कोशिका से होता है। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे जेनेटिक कोड को। जेनेटिक कोड कुछ नियमों का एक समूह है जिसके उपयोग से जीवित कोशिकाएं जेनेटिक पदार्थों में उपस्थित जानकारियों को प्रोटीन में बदलने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो जेनेटिक कोड की विशेषता क्या है वो देखते हैं। दिया है कि जेनेटिक कोड प्रायः सार्वत्रिक होता है, यूनिवर्सल होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है। ओके, फिर तीसरा दिया है यह अतिव्यापी और गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। फिर चौथा है जेनेटिक कोड पद्धति में 4364 त्रिकोणीय संकेत शब्द होते हैं जिन्हें कोडॉन कहते हैं। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। 64 कोडान में से 3 कोडान UAA, UGA और UAG ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को संकेत नहीं देते, इन्हें समापन कोडान कहते हैं। और AUG अमीनो एसिड को प्रारंभन कोडान कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये है ये कोडोन को प्रदर्शित किया गया है। यह है समापन कोडान, यह है आरंभिक कोडान AUG। ओके, नॉन कोडिंग क्षेत्र और ये नॉन कोडिंग क्षेत्र 2 और ऊपर वाला है कोडिंग क्षेत्र। अब उसके बाद हम देखते हैं DNA मॉडल। ओके, तो इसमें है कि जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतु नुमा संरचना को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसकी संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। DNA में आनुवंशिक जीन लिपटे रहते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक को DNA अणु की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जो DNA मॉडल प्रस्तुत किया था वो थे जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक। ओके,
तीसरा पॉइंट दिया है डीएनए अणु त्रिविमीय होता है और 2 तंतुओं से बना होता है जो कि एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होती है। ओके, अब हम देखेंगे कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत। तो सबसे पहला दिया है ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम योहान था। इन्होंने चर्च के पादरी बनते समय अपना नाम ग्रेगर कर लिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है कि ग्रेगर जोहान मेंडल ने 1857 में मेंडल के नियमों का प्रतिपादन किया। तीसरा पॉइंट दिया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया। ठीक है। चौथा दिया हुआ है आनुवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और तीसरा पॉइंट है माता पिता के गुणों का अपने बच्चों में आना आनुवंशिकता का रूप है। ठीक है। जो हमें हमारे माता पिता के जो गुण लक्षण आए हैं वो आनुवंशिकता का ही एक उदाहरण है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कि मेंडल आनुवंशिकता संबंधित प्रमुख 3 नियम प्रतिपादित किए। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित प्रमुख 3 नियम का प्रतिपादन किया। पहला था प्रभाविकता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत कि ये क्या है। चलो देखते हैं। इसमें है बिडल और टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन 1941 में किया। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार जीन एंजाइमों का उत्पादन करते हैं और एक जीन एक ही एंजाइम के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि जिन जीवों के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक क्रिया की इकाई है। जोहानसेन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। और चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले जैविक उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं पाश्चुरीकरण क्या है। तो पाश्चुरीकरण दूध के निर्जमीकरण की प्रक्रिया है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी। इसमें दूध को 65 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात उसे शीघ्रता से 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है, जिससे जो दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जीव विज्ञान से संबंधित प्रमुख खोज व वैज्ञानिक कौन से थे। तो जो फंक थे उन्होंने विटामिन का नामकरण किया। मैकुलन विटामिन ए और बी। ठीक है, वैज्ञानिक थे मैकुलन जिन्होंने विटामिन ए और बी की खोज की। हॉलकट जेम्स लिंड विटामिन सी की खोज की। होपकिंस ने विटामिन डी की खोज की। हर्बर्ट इवाइंस ने विटामिन ई की। हेनरिक ने विटामिन के की, जो खून का थक्का जमने के लिए सहायक होता है विटामिन के, उसकी खोज हेनरिक ने की। ओके। बेलिस अर्नेस्ट स्टॉर्लिंग ने हार्मोन की खोज की। ओके। फिर है जे मुडलर ने प्रोटीन की खोज की। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की। वॉटलन लिलेही ने ओपन हार्ट सर्जरी की। अंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर और एंटीजन की। वॉटसन और क्रिक ने DNA डबल हेलिक्स मॉडल की। पॉल मूलर ने DDT की। बेंटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की। कैलमेट और ग्योरेन ने BCG की। हनीमैन ने होम्योपैथी की। J.E. सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की। ठीक है। फिर क्या है, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की। एडवर्ड जेनर ने चेचक की। चार्ल्स लॉरेन ने मलेरिया परजीवी की। डॉक्टर विलियम कोल्फ ने डायलिसिस की। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने भारत में जेनेटिक कोड के जन्मदाता हैं। विलियम हॉर्वे रक्त परिसंचरण। एडवर्ड जेनर टीका इम्यूनिटी के जनक हैं। अल्बर्ट साबिन पोलियो ड्रॉप। रोएंटेंजेन एक्सरे। रॉबर्ट हुक कोशिका। हॉफमिस्टर विचराउ कोशिका विभाजन। हाँ, नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति। डॉक्टर अल्बर्ट सॉबिन पोलियो ड्रॉप और एथोवेन ECG की। ओके,
अब हम देखते हैं गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य। तो उसमें दिया हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है। डेनी सोवन कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई देने वाले शब्द का अर्थ होता है एक आदि मानव जनजाति। तो जो है डेनी सोवन उसका अर्थ है आदि मानव जनजाति। गोल्डन महासेर स्वच्छ जल में रहने वाली मछली है जिसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर है जीवाणु और कवक को कृत्रिम रूप से संवर्धित किया जा सकता है जिनके अंदर अनुक्रम आधार होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। आनुवंशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक जोहान ग्रेगर मेंडल को कहते हैं जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ओके। उसके बाद है गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत वॉटलर सूटन और थियोडोर बोवेरी ने दिया था। प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बरा मैकलिंटॉक ने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में DNA प्रोटीन का संश्लेषण किया था। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित और स्थिर रहती है। पोलियो के वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क ने 1952 में की थी। आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने वाली तकनीक की खोज को जेनिको प्रौद्योगिकी कहते हैं। आर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम DNA को अंतःपात्र में बनाया। DNA प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध सर्वप्रथम 1983 में सॉल्व किया गया। ठीक है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका देश में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। जॉर्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। अमेरिकी जीन वैज्ञानिक फ्रांसिस कॉलिंस ने मानव जीनोम मानचित्रण की खोज की। ठीक है। अपर्दन चक्र की सर्वप्रथम व्याख्या विलियम मोरिस डेविस ने की थी। वह ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है वह अर्थगत स्मृति कहलाता है। प्लेटो ने सच्चा न्यायोचित विश्वास को ज्ञान कहा है। सच्चा न्यायोचित विश्वास को ज्ञान कहा है। ठीक है। अब हम प्रश्न पुस्तिका में देख लेंगे। अब हमने जो पढ़ा उसके यहाँ पे आंसर्स है। ठीक है। तो पहला है कि आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ओके। आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है हमने पढ़ा था मेंडल को। दूसरा है नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर है उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयनवाद। प्रकृति का सिद्धांत ऐसा कुछ था। ठीक है। उसके बाद हम देखते तीसरा क्वेश्चन क्या है। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था। किसने किया था। डी ब्रीज ने किया था। फिर है चौथा जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। तो क्या होता है मूल स्रोत। उत्परिवर्तनवाद ही होता है। पांचवा है विकास का मुख्य कारक है। यहाँ पे फिर हम देखते सातवां क्वेश्चन जीवन संघर्ष योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है लेमार्कवाद से, ओपरिनवाद से, मेंडलवाद से या डार्विनवाद से। किससे है। तो सातवें का है डार्विनवाद से। ओके। अब हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन। तो आठवां में दिया हुआ है मधुमक्खियों की भाषा पहचानने करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था। A.H.G. खुराना को वी फ्रिक्स को, जूलियन हक्सली को, डोरोथी होजकिंस को। तो दिया गया था कोवी फ्रिस्क को। ठीक है। नौवां आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकेतित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में या आयोडीन वातावरण में। इसमें किए जाते हैं तो नाइट्रोजन वातावरण में। ओके। फिर है स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गतिमान स्थिति से, विश्राम की स्थिति से, मानसिक स्थिति से या आंकड़ों के अध्ययन से।
तो विश्राम की स्थिति से है। फिर है 11वां क्वेश्चन, वर्ष 2022 में मेडिसिन नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? हेपेटाइटिस वायरस से संबंधित, कोरोना वायरस से संबंधित, तापमान का स्पर्श के लिए क्या है, रिस्पेटर्स की खोज, और डी है विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में। तो ये इसी क्षेत्र में दिया गया था। फिर 12वां क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन। तो कहलाता है उत्परिवर्तन। ओके, ये यूपीपीसीएस 2020 का भी क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था? मेंडल ने, सूटन और बोवेरी ने, मूलर ने या वॉल्डेयर ने? ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है 2021 का, तो इसमें है सूटन एवं बोवेरी ने। फिर चौथा क्वेश्चन है, डीएनए के हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वॉटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा हॉल्डानी ने, लैमार्क तथा डार्विन ने, ह्यूगो डिब्रीज ने? किसने प्रस्तावित किया था? वॉटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था। ये यूपीपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। उसके बाद है 15, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसके लिए किया गया था? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। फिर है 16, प्लोमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर जोहान मेंडल ने, टॉमस हंट मार्केन ने, बारबरा मैकलेटॉक ने, या वॉटसन और क्रिक ने? किसने किया था? बारबरा और मैकलेटॉक ने। ठीक है। उसके बाद है 17वां, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? किसका किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का? किसका किया था? विटामिन का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है कि विटामिन ए मैकुलन ने खोज की थी, विटामिन बी मैकुलन ने खोज की थी, विटामिन सी जेम्स लिंड ने खोज की थी, और विटामिन डी पॉल मूलर ने की थी। तो विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी की भी खोज मैकुलन ने की थी, विटामिन सी को जेम्स लिंड ने, और विटामिन डी पॉल मूलर ने की थी। तो ये डी वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि इसकी खोज हॉपकिंस ने की थी, विटामिन डी की खोज। ओके। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन में दिया हुआ है, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, और कारण है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों ही सही है, दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए, आर तो सही है ही, और मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानव शरीर सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता, और हमें विटामिन बाहर से भी लेने पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसे उल्लेख में Hg से तात्पर्य है हाइड्रोजन से, मरकरी से, हाइग्रोमीटर से, या हीलियोग्राफी से? तो इससे किससे संबंधित है? ये मरकरी से, क्योंकि मरकरी को Hg से डिफाइन करते हैं। ये यूपीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद दिया है नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मापन दिया है। उर्वशी 90 से 60, ऋषभ 160 से 120, कंगना 120 से 80, और ऋतिक 140 से 100। निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब सामान्य? किसका रक्तदाब सामान्य है? कंगना का, क्योंकि 120 से 180 के बीच में, बाकी सबका कम और ज़्यादा है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम रसायन विज्ञान की शाखा एवं प्रारंभ विज्ञान को कल देखेंगे।
सॉरी, अभी 2-3 दिन से वीडियो डाल नहीं पाई मैं, क्योंकि कुछ काम में बिज़ी हो गई थी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी अब रोज़ वीडियो डलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हो सके तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।